सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पाकिस्तानी एयरबेस पर ट्रेनिंग ली थी। पठानकोट एयरबेस को धमाके से उड़ाने की ट्रेनिंग ली गई थी। पठानकोट में आतंकी हमले के 100 घंटे बाद पहली बार हो रहा है बड़ा खुलासा। आतंकियों ने ली थी पाकिस्तान में एयरबेस पर ट्रेनिंग। पठानकोट में एयरबेस को आग लगाने की थी योजना। एबीपी न्यूज को उच्च सूत्रों से ये पता चला है कि आतंकियों की योजना पूरे पठानकोट एयरबेस को तबाह करने की थी और इसके लिए आतंकियों को बाकायदा पाकिस्तान के 2 एयरबेस पर ट्रेनिंग दी गई थी। इनमें से एक था रावलपिंडी के चकलाला का पाकिस्तान एयरफोर्स बेस नूर खान और दूसरा था फैसलाबाद के पास बना लायलपुर एयरबेस। इन दोनों एयरबेस पर बाकायदा आतंकियों को 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें आतंकियों को पठानकोट के एयरक्राफ्ट और एयरबेस की पूरी जानकारी दी गई। आतंकियों को एयरबेस पर रहने वाले हथियारों और सामानों से वाकिफ कराया गया। आतंकियों के पास से एल्यूमिना नाम का एक ऐसा पाउडर बरामद हुआ है जो कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर सहित किसी भी धातु में भी आग लगा सकता है। ये पाउडर किसी भी आग बुझाने वाले संयंत्र से नहीं बुझता है और न ही इसकी आग को पानी से बुझाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि आतंकी पूरे एयरबेस में इस पाउडर के जरिए महत्वपूर्ण सुरक्षा संपत्तियों पर आग लगाना चाहते थे। आतंकी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन के भीतर ट्रक में आग लगा दी थी। पठानकोट एयरबेस पर हमले से 2 दिन पहले ही महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट और मिसाइल को पठानकोट एयरबेस से हटा लिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के पास हमले का स्पेसिफिक इनपुट पठानकोट एयरबेस को लेकर नहीं था, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमले का इनपुट जरूर था। आतंकियों को हालांकि पायलट की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी जिससे वो एयरक्राफ्ट को ले जा पाते, लेकिन उन्हें एयरक्राफ्ट को बर्बाद करने के लिए साजो सामान के साथ तैयार करके भेजा गया था। और पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले ये आतंकी सीमा पर शकरगढ़ इलाके से भारत में घुसे थे। इसी जगह पर ये जहां से घुसे थे शकरगढ़ इलाके से, इसी जगह पर पहुंचा है एबीपी न्यूज। देखिए। भारत सरकार के एनएसए ने कहा है कि पाकिस्तान से आतंकी शकरगढ़ बॉर्डर के जरिए भारत में प्रवेश किए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत की तरफ डिंडा गांव में। डिंडा और सिंबल संघोल ये 2 गांव हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के साथ सटे हुए हैं भारत की तरफ। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पाकिस्तान की पोस्ट नजर आ रही है और उसके बगल में भारतीय बीएसएफ की पोस्ट भी है और ये बॉर्डर सबसे करीब है। इस टाइम डिंडा का वो बॉर्डर है। लेकिन आपको हम हैरत की बात बता दें कि 2 जनवरी को हमने आपको एबीपी न्यूज पर इसी जगह से बताया था कि आतंकियों का रूट ये संभव हो सकता है। तब हमें पता नहीं था कि एनएसए 4 दिन बाद जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो यही खुलासा करेंगे। लेकिन आज एनएसए अजीत डोभाल ने ये बात साफ कर दी है और एबीपी न्यूज की खबर पर एक और मोहर लगी है जिसमें यह बताया गया है कि शकरगढ़ बॉर्डर यानी जो डिंडा और संघोल के उस तरफ पाकिस्तान का एरिया है, वहीं से ये चारों आतंकी भारत में घुसे थे। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। हालांकि ये नहीं पता लगा है कि सिंबल संघोल से या फिर डिंडा गांव से इन्होंने प्रवेश किया, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारी खबर एक बार फिर सही साबित हुई है और डिंडा गांव और सिंबल संघोल गांव की तरफ से ही आतंकी अंदर घुसे थे। और हमने ये आपको 2 जनवरी को ही बता दिया था जब पहली बार हम ये बताने के लिए इसी गांव में आए थे कि आतंकियों का संभावित रूट क्या हो सकता है। तो एक बार फिर एबीपी ने आपके भरोसे को जीता है, अपने लोगों के, अपने दर्शकों के भरोसे को जीता है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, डिंडा गांव, इंटरनेशनल बॉर्डर, बामियाल। पठानकोट एयरबेस पर हमले से पहले आतंकियों ने गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को अगवा किया था, लेकिन उन्हें छोड़ दिया था। अगवा होने वाले एसपी ने बताया था कि जिस वक्त आतंकियों ने उन्हें अगवा किया वो मजार पर मत्था टेक कर लौट रहे थे। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल भी
जब उस मजार पर पहुंचे जहां एसपी ने पहुंचने का दावा किया था, तो जो खुलासा हुआ वो एसपी के दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। एसपी ने कहा कि उनकी गाड़ी रात को 11:30 बजे छीनी गई थी, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला कि मजार से मत्था टेकने के बाद एसपी रात 9 बजे रवाना हो गए थे और जहां से वो अगवा हुए उसकी मजार से दूरी करीब 13 किलोमीटर। सवाल यह उठता है कि 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में एसपी को 3 घंटे कैसे लग गए? वो 3 घंटे तक कहां थे और क्या कर रहे थे, इस सवाल पर हम जाएंगे। लेकिन अभी हमने देखा किस तरीके से जगविंदर पटियाल ने शकरगढ़ से बताया कि वहां से लोग आए थे। वहां जो शकरगढ़ के बॉर्डर पर गांव के लोग वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। शकरगढ़ बॉर्डर के साथ लगता है भारत का डिंडा गांव। मैं इस वक्त डिंडा गांव में मौजूद हूं और यहाँ के बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तान में बंटवारे के बाद यहाँ पर बसने के लिए आ गए थे। इनमें से ये एक ही परिवार है जिससे पूरा गांव बना है। ये शकरगढ़ के बेड़िया गांव के थे और अब यहाँ डिंडा गांव में रहते हैं। फक्कर सिंह जी हमारे साथ है। फक्कर सिंह जी, ये बताइए कि आपका गांव इंटरनेशनल बॉर्डर से सबसे करीब पड़ता है जी। आपके गांव के आसपास क्या नदी नाले हैं जो भारत से पाकिस्तान जाते हो? हाँ, नदी है एक इधर सिंबल स्कूल गांव है ना, ये आगे गांव है एक अपना पंजाब का, तो उसके बीच में एक नदी पड़ती है, तरना नदी है। उतरना नदी कहाँ से आती है और किधर को जाती है? वो पीछे पाकिस्तान से आती है और वो पीछे फिर जाके JNK से आती है, तो इधर पंजाब में दाखिल होती है और फिर दोबारा फिर पाकिस्तान में जाती है? नहीं, दोबारा ये आगे दरिया है ना, उज्ज दरिया में मिल जाती उसमें है। मिल जाती है। आगे फिर वो रावी में मिल जाती है। उज्ज दरिया भी पाकिस्तान में जाता उज्ज है? दरिया फिर पाकिस्तान में जाता है, पहाड़ीपुर के पास आके फिर आगे जाके ना वो मराड़ा पत्तन है ना, उत्थे जाके उसमें मिल जाती है रावी ये में। सारे रावी में मिलते हैं। हाँ हाँ। लेकिन ये बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत के बीच में घूमते हैं दोनों, उज्ज दरिया भी और जो नदी आप बता रहे हैं ये भी। हाँ, ये घूमते हैं बीच में। हाँ। इसमें ये बताइए कि जैसे आपके इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो अभी आपके घर के पीछे बिल्कुल ये सारी तारें लगी हुई हैं। हाँ हाँ। लेकिन ये बताइए कि जहां वो नदी नाले पाकिस्तान में आते जाते हैं वहां सुरक्षा कैसे होती है? वहां कैसे तार जाएगी? ये एक नाले के बारे में जानते हैं हम, जहाँ पे हम आते जाते रहते हैं, तरना दरिया है, तो उसमें तार जो दोनों पासे लगी हुई है, तो दोनों सब पासे साइड पे ना BSF का पहरा रहता है दोनों तरफ। ये बॉर्डर पर हालात है। और अभी जैसा हमने आपको बताया वहां एक संदिग्ध तो पकड़ा गया है पठानकोट एयरबेस के पास। ये उस संदिग्ध की तस्वीरें हैं। इसको यहां पर पकड़ा गया है और शक है इस व्यक्ति पर। इसके हाथ में एक बैग है, इस बैग की चेकिंग होगी, इस व्यक्ति से पूछताछ होगी। क्यों इस व्यक्ति पर शक हुआ सुरक्षा कर्मियों को, ये अभी सवाल है। क्या ऐसा था जिस वजह से इसको पकड़ा गया, इसको पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है, ये अभी सभी सवाल बने हुए हैं। लेकिन खबर यह है कि एक संदिग्ध को पठानकोट एयरबेस के बाहर पकड़ा गया है और उससे पूछताछ हो रही है। उसके साथ जो सामान है उस पर नजर रखी जा रही है। तो इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। पठानकोट एयरबेस पर शनिवार तड़के हुए हमले में 7 जवान शहीद हो गए जबकि 6 आतंकी मारे गए। अब सवाल चूक को लेकर उठ रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठा रही है। पठानकोट एयरबेस में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की निगरानी में हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस ऑपरेशन की योजना बनाने में कुछ खामियां रह गईं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी एक दिन रात इस पर काम करते हैं। नहीं सर, क्या प्रॉम्प्ट एक्शन आपको एनएसए के लेवल पे लगा? क्योंकि सारा कुछ मॉनिटर वही कर रहे थे। व्हाट इज योर असेसमेंट? लगना चाहिए, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, क्विकली नहीं किया है। जब आप एनएसए हैं तो आपकी क्षमता पर जरूर टिप्पणी करनी चाहिए। जिंदगी में वो कभी थानेदार से आगे नहीं गए। एक मानसिकता होती है कि मैं ही हर चीज़ को करूं। आपका काम है एक नेशनल सिक्योरिटी देखना, एक दूरदृष्टि रखना, एक परिदृष्टि रखना, समन्वय और सामंजस्य करना तमाम संस्थाओं के बीच में। वो कहीं भी दिखा नहीं। पठानकोट में आतंकी हमले का अलर्ट मिलने के साथ ही दिल्ली से एनएसजी की एक टीम को हमले के पहले ही पठानकोट भेज दिया गया था। लेकिन जानकार इस फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। जब ये इंटेलिजेंस अजीत डोभाल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब के पास पहुंची,
तो उन्होंने ये फैसला करना था कि कौन सी फौज हम लगाएं वहाँ पर। इतने बड़े इलाके को सिक्योर करने के लिए सिर्फ एक ही एजेंसी है जो कर सकती है, और वो है फौज। वहाँ 50,000 सिपाही उस वक्त हाजिर थे, पर उनको इस्तेमाल नहीं किया। उनमें से सिर्फ 51 सिपाही उन्होंने इस्तेमाल किए, और दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बाय एयर भेजा वहाँ पर ये ऑपरेशन करने के लिए। पहला तर्क ये है कि एयरफोर्स स्टेशन में करीब 3000 परिवार रहते हैं, जिनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना था। इसके अलावा वहां ट्रेनिंग के लिए 6 देशों के लोग मौजूद थे, जिनकी सुरक्षा जरूरी थी। सरकार का कहना है कि एनएसजी के वहां मौजूद होने की वजह से ही आतंकवादियों को सिर्फ 250 स्क्वायर मीटर के दायरे में सीमित किया जा सका। यही नहीं, 7 जवान शहीद जरूर हुए, लेकिन आतंकियों से आर पार की लड़ाई में सिर्फ एक ही जवान शहीद हुआ। खुद अजीत डोवाल पठानकोट ऑपरेशन को बेहद सफल बता रहे हैं।